Hello student, myself Dr. S. K. Srivastava, Assistant Professor of Commerce, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani Bhilai. बिजनेस इन्वायरमेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के पहले यूनिट के बारे में हमने स्टडी किया, देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं और उससे संबंधित अन्य बातों की जानकारियां हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में हमारा एक मेन चैप्टर होता है नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय। तो आइए इस चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की क्या स्थिति है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन सी विधियों का प्रयोग भारत में किया जाता है, राष्ट्रीय आय के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं और किस प्रकार से हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में नेशनल इनकम क्या होता है। देखिए, जब हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश में किस प्रकार की बातें हैं, अर्थात वहाँ के लोगों का इनकम कैसा है, देश का इनकम कैसा है, देश के लोगों की सांस्कृतिक मूल्य कैसे हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। बहुत सारी बातें होती हैं देश से जुड़ी हुई, जिन सभी पहलुओं के बारे में हमारे मन में अनेक प्रश्न होते हैं कि हम जानें कि यहाँ पर इनके संबंध में देश में क्या स्थितियाँ हैं। जो राष्ट्रीय आय होता है, ये सबके लिए जिज्ञासा का प्रश्न होता है कि राष्ट्रीय आय में हमारे देश की अभी क्या स्थिति है। राष्ट्रीय आय जब बढ़ता है तो उसके साथ में देश के प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। तो इस प्रकार से ये सभी बातें एक दूसरे से क्रमशः जुड़ी हुई हैं। तो नेशनल इनकम क्या है, ये सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आय वास्तव में किसी वर्ष विशेष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये इसकी सामान्य सी व्याख्या है। क्या एक वर्ष विशेष में अगर हम अवधि को तय नहीं करेंगे तो फलस्वरूप हम सही ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले समय का बंधन नियत करें, यहाँ पर समय निर्धारित करें। समय निर्धारित करने के पश्चात हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन से मूल्यों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये मूल्य होते हैं उत्पादित वस्तु एवं प्रदत्त सेवाएं। तो इनके कुल मूल्य को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उस देश का नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय होता है। अब नेशनल इनकम की गणना करते समय हम इसमें जो हमारे पूंजीगत क्षय होते हैं, डेप्रिसिएशन जो होते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हमारा इनकम बचता है वही हमारा नेट इनकम इन नेशनल होता है। तो ये हमारी सामान्य सी व्याख्या थी। अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारी कुछ विशेषताएं भी उभर कर आती हैं इस प्रकार की। जब हम व्याख्या करते हैं तो ये विशेषताएं हमारी क्या होती हैं। तो पहली विशेषता तो हमारी यह होती है कि ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के मौद्रिक मूल्यों के योग से बनता है ना। ये दिखता है ना ये बात कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि उत्पादित वस्तु एवं सेवा, तो दोनों के कुल योग से ही हमारा क्या बनता है, इनकम बनता है। इसके पश्चात है इसमें कि एक निश्चित समय अवधि का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, यानी समय की जो अवधि होती है वो नियत की जाती है, निश्चित की जाती है। इसके पश्चात तीसरा है कि इसमें से हम पूंजी की जो घिसावट होती है इसको घटा देते हैं और विदेशों से जो प्राप्त हमारी विशुद्ध आय होती है इसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो नेशनल इनकम होता है ये हमारा तैयार होता है। ये हमारी राष्ट्रीय आय है। अब देखें कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना हम जब भारत देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आय की गणना
बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। वो चैलेंजिंग इसलिए होता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई क्षेत्र विकसित होता है, कोई क्षेत्र अविकसित होता है, और कुछ क्षेत्र में साक्षरता अधिक होती है, कुछ क्षेत्र में साक्षरता कम होती है। कुछ क्षेत्र औद्योगिक प्रगति के लिए उसमें अनुकूल माहौल होता है, कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक प्रगति के लिए अनुकूल माहौल नहीं होता। कुछ आय के क्षेत्र हमारे स्पष्ट होते हैं, कुछ आय के क्षेत्र हमारे स्पष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ठीक ठीक ढंग से राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है या राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि हम यहाँ पर अनुमान की तकनीक और साथ में अपनी वास्तविक तकनीक दोनों का सम्मिलित प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर अपने जो नेशनल इनकम है देश का, इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर भारत देश में नेशनल इनकम की गणना करने के लिए हम जितने भी आर्थिक क्षेत्र होते हैं, इन आर्थिक क्षेत्रों को 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला भाग होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं अपना प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी सेक्टर जो होता है, मुख्य सेक्टर इसको आप कह सकते हैं। तो इस सेक्टर में हम किस प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं ये देखिए। तो इसमें पहला है हमारा कृषि तथा पशुपालन। बहुत बड़ा भाग हमारा कृषि पर आधारित है और पशुपालन करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। तो पहला हमारा भाग है कृषि तथा पशुपालन। दूसरा है मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग पर भी बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग हमारा निर्भर करता है और आय अर्जन करके अपने परिवार का जो भरण पोषण है वो करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके पश्चात है तीसरा वन। तो जो फॉरेस्ट सेक्टर होता है, यहाँ भी हमको बहुमूल्य लकड़ियाँ और अनेक प्रकार के जो वन से संबंधित हमको बहुमूल्य जो चीज़ें हैं इनकी प्राप्ति होती है। जैसे लाख होता है हमारा, तेंदुपत्ता होता है, बहुत सारे औषधियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे वन सेक्टर में आते हैं, मतलब फॉरेस्ट सेक्टर में आते हैं। तो फॉरेस्ट सेक्टर भी हमारा यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है खनन, जो माइनिंग सेक्टर होता है। माइनिंग सेक्टर में हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे हमारे बहुमूल्य खनिज पदार्थ और धातुएं होती हैं, जिनको हम यहाँ पर उनका विदोहन करते हैं और विदोहन करने के पश्चात ये जो हमारे खनन उद्योग होते हैं ये देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। फिर होता है हमारा पंजीकृत उत्पादन क्रियाएं, जो रजिस्टर्ड हमारे ऐसे जो संस्थाएं होते हैं जो उत्पादन कार्य में नियोजित होते हैं और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारे पंजीकृत उत्पादन क्रियाएं हैं ये भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। इसके पश्चात छठवां और आखिरी है निर्माण कार्य, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, निर्माण कार्य। तो यहाँ पर निर्माण कार्य को भी हम अपने प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो देश के जो लोग हैं वो नियोजित होते हैं। इसके पश्चात हमारा सेकंड जो क्षेत्र होता है वो होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इसमें पहला होता है हमारा विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। ये पहला हमारा सेक्टर होता है। इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग नियोजित होते हैं, आय उपार्जन होता है और देश की अर्थव्यवस्था में ये अपना बहुमूल्य अपना योगदान देते हैं। फिर है परिवहन, भंडारण तथा संचार। ये हमारा सेकंड पॉइंट होता है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज है आपका कम्युनिकेशन जो सेक्टर होता है। फिर नंबर थर्ड है बैंकिंग तथा बीमा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये हमारा थर्ड पॉइंट होता है यहाँ पर जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके अंतर्गत। फिर है नंबर फोर्थ संपदा एवं अन्य व्यापारिक क्रियाएं। संपदा मतलब संपत्तियां होती हैं और अन्य व्यापारिक क्रियाएं, बहुत सारी हमारी व्यापारिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्पष्ट होती हैं। इसके पश्चात है पांचवा पॉइंट लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा। लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा भी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारी धनराशि विनियोजित होती है और लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है और वो अपने आय प्राप्त करते हैं और उनकी आय
यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है। इसके पश्चात होती है हमारी टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज, जिसको हम तृतीयक वर्ग में शामिल करते हैं। तृतीयक वर्ग में हमारी 3 प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये शामिल होती हैं, जिसमें नंबर पहला है व्यापार, होटल तथा भोजनालय। नंबर सेकंड होता है अपंजीकृत उत्पादक क्रियाएं और नंबर थर्ड होता है अन्य सेवाएं। तो ये हमारे टोटल 3 सेक्टर होते हैं और ये तीनों सेक्टर मिलकर या इन तीनों सेक्टर के जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, इन सारे आर्थिक क्रियाओं के वास्तविक आंकड़े और प्लस कुछ अनुमानित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए हम अपने राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं एक वर्ष विशेष के लिए। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त ये जो भी अभी हमने विधियां बताई हैं, तो इन जो 3 विधियां प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी हमारे आय होते हैं, इनकी अलग अलग गणना की जाती है और गणना करने के पश्चात इनका कुल योग किया जाता है और कुल योग करने से हमको यहाँ पर क्या होता है, देश का नेशनल इनकम मिल जाता है। तो ये हमारा मेथोडोलॉजी है कि किस प्रकार से हम अपने नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज और टर्शियरी सेक्टर के एक्टिविटीज, इन तीनों सेक्टर के एक्टिविटीज को हम काउंट करते हैं, कितने कितने अलग अलग सेक्टर से हमको यहाँ पर इनकम हुए और इनका जो ग्रांड टोटल होता है वही हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम हो जाता है। तो ये हमारे राष्ट्रीय आय के अनुमान या गणना करने की विधि हुई। अब दूसरे भाग में देखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रीय आय हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसको हम अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की क्या विशेषताएं हैं।